उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि इंस्टीट्यूट भी नाच करे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सीएस प्रीति सिंह क्लासेस में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सीएसआर कमेटी की बात करने वाले हैं। कमेटी रिपोर्ट ऑन सीएसआर, क्या क्या रिपोर्ट्स रहे इस पर्टिकुलर कमेटी के। लेकिन उन मुद्दों को डिस्कस करने से पहले सीएसआर क्या है इसे समझना जरूरी है। सीएसआर को समझाने के लिए मैं आपको कुछ फ्लैशबैक में लेके चलूंगा, आपको कुछ जानकारी दूंगा। उन सारी जानकारी को पहले आपने सुनना बहुत जरूरी है। सीएसआर की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले मैं बिजनेस के बारे में बात करना चाहूंगा, और बिजनेस के बारे में बताना चाहूंगा कि बिजनेस सोसाइटी में कभी आइसोलेशन में नहीं चलता। बिजनेस सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, बिजनेस सोसाइटी में चलता है, सोसाइटी से ही प्रॉफिट कमाता है। तो बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के फेवर में या सोसाइटी के इंटरेस्ट में कुछ काम करे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ काम करे। और इन्हीं रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी एक्ट में सेक्शन 135 इंट्रोड्यूस किया गया, और उस सेक्शन 135 में मेंशन किया गया कि जो जो कंपनी प्रॉफिट कमाएंगी उनको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन पब्लिक वेलफेयर में खर्च करना पड़ेगा। और ये जो एक्सपेंसेस होता है, और इस एक्सपेंसेस को जब पब्लिक वेलफेयर में कहीं ना कहीं खर्च किया जाता है तो बोला जाता है कि कंपनी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है। कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी पर खर्च करना पड़ता है एज पर लॉज, उसे बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब कंपनी ऐसा कर देती है तो हम बोल पाते हैं कि कंपनी ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया। हम बात कर रहे हैं कमेटी रिपोर्ट ऑन सीएसआर, यानी सीएसआर पर रिपोर्ट करने वाली कमेटी की बात कर रहे हैं। क्या क्या रिकमेंडेशंस रही, रिकमेंडेशंस की जब हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर कमेटी ने सीएसआर के रेफरेंस में क्या क्या बातें बोली, उन सारे मुद्दों के बारे में हम यहां बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपके पेरेंट्स मुझे कॉल करके अगर पूछें कि बताइए सर हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, इसे हम आगे और क्या क्या करा सकते हैं, क्या कोई फर्दर एडिशनल कोई कोर्स और करा सकते हैं, क्या पढ़ने में कैसा है, तो मैं आपके पेरेंट्स को कुछ रिकमेंडेशन ही दे सकता हूं। ऐसी बात नहीं कि मैंने जो बोला वो उनको पूरा करना ही पड़ेगा, मैं उनको कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा। आपने कॉल किया और पूछा कि सर बताइए हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए, तो मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट रिकमेंडेशन ही तो दे सकता हूं। उन्हें फॉलो करना ना करना वो आपका काम रहेगा। आप फॉलो करोगे तो सक्सेस मिलेगा, नहीं फॉलो करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। सेम वे यहां हम कमेटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो सीएसआर के रिगार्ड में काफी सारे रिकमेंडेशन दिए गए। वो कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए गए उन सारे मुद्दों की हम बात करेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं द कमेटी चेयर्ड बाय मिस्टर इंजेती श्रीनिवास, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हमने बात किया कमेटी किसने चेयर्ड की। जब हम बात करते हैं कमेटी रिपोर्ट ऑन सीएसआर तो कमेटी के चेयरमैन कौन थे या कमेटी किसने चेयर्ड की बात वही है। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। दूसरा, सीएसआर की फुल फॉर्म पर एक क्वेश्चन आ सकता है, इसे भी आप इंपोर्टेंट टिक कर लीजिए। कमेटी को जो चेयर्ड किया वो किसने किया, मिस्टर इंजेती श्रीनिवास, सेक्रेटरी है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कहीं ना कहीं कंपनी रिलेटेड मैटर्स को, मोस्ट ऑफ दी जो कंपनी रिलेटेड मैटर्स है उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही गवर्न करता है। सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन, क्योंकि रिकमेंडेशन है, इन्होंने अपनी कमेटी के इनकी कमेटी ने कुछ फैक्ट फाइंड किए और उन फैक्ट को किसको, कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिकमेंड किया कि ये सारे काम आप रख सकते हैं, ये सारे फैक्ट आप रख सकते हैं सीएसआर के रेफरेंस में। रिकमेंडेड टू द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये सारी के सारी रिकमेंडेशन किसके रेफरेंस में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रेफरेंस में। तो अभी तक हम बात करें यहां तक दो क्वेश्चंस के आंसर्स हम यहां पर दे सकते हैं। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, ये जो सीएसआर से रिलेटेड जो कमेटी थी ये इसको किसने चेयर्ड किया, इसके चेयरमैन कौन थे, इंजेती श्रीनिवास। दूसरा हम बात कर रहे हैं मेन रिकमेंडेशन, इस कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशन है उन्हें वन बाई वन करके बात कर लेते हैं। पहली रिकमेंडेशन है मेकिंग सीएसआर एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टेबल। ध्यान से सुनना बेटा, टेक्निकल टर्म है ये, टैक्स डिडक्टेबल। मेकिंग सीएसआर एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टेबल। सीएसआर एक्सपेंडिचर का तो आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि जो कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं उसका कुछ पोर्शन, ठीक है, हमने क्या करना है, पब्लिक वेलफेयर में खर्च करना है। तो वो खर्चा क्या हो गया, सीएसआर एक्सपेंडिचर हो गया। कि कंपनी ने लेट सपोज 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, अगर 10 लाख का हम
2% कैलकुलेट कर लें, ठीक है, उस पोर्शन को अलग कर लो तो उतना पोर्शन हमको खर्च करना पड़ेगा। बात क्लियर? तो 10 लाख का अगर हमने 2% कैलकुलेट किया तो करीब करीब हमारा हो जाता है 20,000 हो जाता है, ठीक है। तो 10 लाख का 2% अगर हम 20,000 रुपए अगर हम खर्च कर भी रहे हैं, ठीक है, तो 20,000 का खर्चा हमारा टैक्स डिडक्टेबल होना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं सर ये टैक्स डिडक्टेबल क्या होता है, पहले से समझाओ। बच्चों 11th क्लास में आपने अपना P&L अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, जिसमें एक साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आता था जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम लेके आया करते थे, और दूसरी साइड में सारे खर्चे आते थे। खर्चे घटाने के बाद हमारा प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट जिसे बोला जाता है। सेम वे इनकम टैक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है कि सारे इनकम में से खर्चे माइनस किए जाते हैं, जो प्रॉफिट आता है उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। इनका कहना है कि जो CSR पर भी जो हम खर्च कर रहे हैं ना, उसको भी खर्चा काउंट करो, खर्चा काउंट करो, उसे डेबिट करो, P&L के डेबिट साइड में दिखाओ, उससे प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो उसके बाद टैक्स भी कम लगेगा, जिससे पब्लिक CSR एक्सपेंडिचर करने के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा मोटिवेटेड दिखेगी। पहला रिकमेंडेशन क्या आ रहा, मेकिंग CSR एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टेबल। क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। सेम भी हम कह सकते हैं कि ये CSR के जो खर्चे हैं वो हमारे प्रॉफिट को कम करें टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हम पर टैक्स कम लगे। अगला रहेगा प्रोविजन फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनस्पेंड बैलेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर। इनका कहना है कई बार एक कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और उसमें एक सर्टेन सा परसेंटेज ऑफ खर्चे के लिए कैलकुलेट किया गया, वो भी बहुत बड़ा पोर्शन आया, लेकिन कंपनी टाइम बिजी शेड्यूल की वजह से कई बार उस पैसे को खर्च नहीं कर पाई। तो उन पर डायरेक्ट पेनल्टी मत लगाओ, उनको एक टाइम दो कि चलो इस साल खर्च नहीं कर पाए तो ये जो खर्चा है आप कम से कम 3 से लेके 5 साल के बीच में खर्च कर देना। बात क्लियर? तो इनका कहना है कैरी फॉरवर्ड का टाइम दो, जो इस साल खर्च नहीं कर पाए उसे नेक्स्ट ईयर कर देना, नेक्स्ट ईयर नहीं खर्च कर पाए उसे नेक्स्ट ईयर कर देना। बट वो टाइम पीरियड कितने दिनों का होना चाहिए, ऐसा इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि उस टाइम पीरियड को 3 साल से लेके 5 साल तक आप कुछ भी कर सकते हो। बात क्लियर? अगला इनका रिकमेंडेशन था अलाइनिंग शेड्यूल 7। बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या है शेड्यूल 7? कंपनी एक्ट का शेड्यूल 7 है जो बताता है कि CSR के पैसे को कहां कहां खर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे स्टेशन पर शौचालय बनवा सकते हो, पब्लिक प्लेस पर शौचालय बनवा सकते हो, पार्क में पब्लिक पार्क डेवलप करा सकते हो, पेड़ पौधे लगवा सकते हो, जो पेड़ पौधे उनका संरक्षण करवा सकते हो, उनकी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो, ठीक बात, ग्रीनरी डेवलप कर सकते हो अपने एरिया में, ठीक है, पीने के पानी की सुविधा करवा सकते हो पब्लिक वेलफेयर में, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो जो शेड्यूल 7 में ये सारी एक्टिविटीज प्रेस्क्राइब्ड है। इन्होंने बोला अलाइनिंग शेड्यूल 7 विद द SDG। ये सर SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। SDG की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, यानी कि जो हमारा शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करें। एक आपसे बात मैं करने जा रहा हूं बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है कि हम अपनी प्रोग्रेस करें, साथ ही साथ में सोसाइटी को भी कोई हार्म ना हो। जैसे चाइना ने अपना प्रोग्रेस किया लेकिन सोसाइटी को हार्म पहुंचा दिया, एक वायरस दे दिया, तो उन्होंने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर काम नहीं किया। अगले मुद्दे की मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान के चलो बहुत सारा कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है सोसाइटी में, मैं आप सारे बच्चों को बुलाऊं और मैं आपसे कहूं कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, आपको मोटिवेट करूं, आपको कई बार थोड़ा सा मिसगाइड भी कर सकता हूं कि अरे कोरोना वोरोना कुछ नहीं, छोड़ो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आ जाओ क्लासरूम में पढ़ने के लिए आ जाओ, मैं आपको पढ़ाता हूं। और ऐसा करके अगर मैं ज्यादा फीस लेने के चक्कर में, क्योंकि पेन ड्राइव क्लास वीडियो क्लास में फीस उतना नहीं मिलता, कम फी मिलेगा, और फेस टू फेस क्लास के बहाने बच्चों से मैं ज्यादा फी रिकवर कर सकता हूं, तो मैं अपने डेवलपमेंट के लिए आप लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको हार्म पहुंचा रहा हूं, तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होगा जब मैं आपसे कहूंगा बेटा कोई दिक्कत नहीं, घर पर रहो, जो चीजें, जो थिंग्स, जो फैक्ट मैं आपको क्लास में प्रोवाइड कर सकता हूं वो आपके घर पर प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा डेवलपमेंट जरूर है, मेरा भले ही कम डेवलपमेंट है, लेकिन वो डेवलपमेंट कैसा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम बात कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अदर थिंग्स को हार्म पहुंचाए बिना, अपने नेचर को हार्म पहुंचाए बिना, अपनी रिसोर्सेज को हार्म पहुंचाए बिना अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात समझ रहे हो ना? मैंने
एक सस्ती कोई रेसिपी निकाल ली किसी ड्रिंक्स को बनाने के लिए, जैसे कि हम पेप्सी कोको कोला वगैरह पीते हैं, बहुत सस्ता सा कोई मेथड निकाल लिया, बट उसमें होता क्या है कि पब्लिक को लॉस होता है, पब्लिक के लिए वो कई बार हानिकारक है, तो वो मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, मेरा फायदा तो है लेकिन पब्लिक के लिए क्या रहेगा, हार्म रहेगा। इनका कहना है शेड्यूल 7 में जो सीएसआर पे जो खर्चे कर रखे हैं ना, वो खर्चे ऐसे होने चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ अलाइन कर जाएं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को कई फ्रेमवर्क को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करें। बात समझ रहे हो? ऐसा कुछ कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, रिकमेंड किया। सर कैसे अलाइन करेंगे? जैसे हम बात करते हैं सीएसआर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कुछ कंपनी कोल माइनिंग में लगा हुआ है, तो कोल माइन जहां से करते हैं वो जगह नीचे से थोड़ी खतरनाक डेंजरस हो जाती है, अचानक से बारिश के मौसम में जगह एकदम से धंस जाती है, बहुत सारे पब्लिक को लॉस हो जाता है, बहुत सारे जानवरों को भी लॉस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सीएसआर एक्सपेंडिचर के तौर पर हम ऐसा भी अलाउ कर सकते हैं, एक काम करो, आप कोल माइनिंग कर रहे हो तो कोयला निकालने के बाद उसमें मिट्टी भरो अंदर की तरफ, और ये मिट्टी भरने पे जो खर्चा आएगा वो आप सीएसआर एक्सपेंडिचर के तौर पर कहीं ना कहीं आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर ऐसा रिकमेंडेशन दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अलाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है। तो हमने यहां बात करी, जो रिकमेंडेशन थी वो इन्होंने क्या बोला, अलाइन शेड्यूल 7 विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ बाय अडॉप्टिंग एसडीजी प्लस फ्रेमवर्क विच वुड एडिशनली इंक्लूड द स्पोर्ट्स प्रमोशन। इन्होंने बोला कि जब हम बात करेंगे शेड्यूल 7 की, तो यहां पर इवन दो हम स्पोर्ट्स को भी टाइमली प्रमोट करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के प्रमोट होने से इंसान का फिजिकल फिटनेस ठीक रहता है, और फिजिकल फिटनेस इंसान का ठीक रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक डेवलपमेंट ही है, सोसाइटी की रिसोर्सेज का एक बेटर डेवलपमेंट कह सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने बोला सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। इन्होंने बोला कि जो आप सीएसआर का पैसा है उसे सीनियर सिटीजन के बेनिफिट में खर्च करिए, और साथ ही साथ में जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई फिजिकली डैमेज होता है, कोई किसी का हाथ कटा हुआ है तो किसी का कोई दिक्कत है, कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में है, तो ऐसे जो फिजिकली हम बात कर सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो होते हैं, उनके वेलफेयर में भी काम किए जाने चाहिए। तो हमने बात किया सीनियर सिटीजन के वेलफेयर में काम होने चाहिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के बेनिफिट में काम होने चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हेरिटेज प्रोटेक्शन में भी सीएसआर का पैसा खर्च होना चाहिए। जब हम बात करते हैं अचानक से इंडिया में कुछ हो गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया और भूकंप आ गया, उससे अगर कोई जान माल का खतरा होता है, डिजास्टर कोई होता है, तो उस टाइम पर जो सीएसआर का पैसा खर्च किया जा सकता है। जैसे अभी आपने सुना होगा जब कोरोना हुआ तो उस दौरान क्या किया गया, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप जो डोनेट कर रहे हैं, जो पीएम केयर्स फंड में आप डोनेट कर रहे हैं, वो सीएसआर में कंपनी एक्ट में चेंज ला दिया उन्होंने, बोला कि वो सीएसआर के खर्चे के तौर पर काउंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड थिंग्स हैं उनमें सीएसआर एक्सपेंडिचर को काउंट किया जाना चाहिए। हेरिटेज प्रोटेक्शन, हमारी जो हेरिटेज है डिफरेंट लोकेशंस पर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सीएसआर खर्चे को अलाउ किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि कंपनीज उन हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा खर्च करेंगी, वो उनके सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएगा, क्योंकि सीएसआर का खर्चा करना जरूरी है। कई बार कंपनी को समझ नहीं आ रहा हो तो कहां खर्च करें, तो जितने ज्यादा ऑप्शन खुले होंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। आगे इन्होंने बोला बैलेंसिंग लोकल एरिया प्रीफरेंसेस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। सीएसआर में हम कहीं ना कहीं नेशनल प्रायोरिटी के साथ लोकल एरिया को भी प्रीफरेंस देके चले। मान के चलो कोई कंपनी चल रही है किसी छोटे से स्मॉल टाउन में चल रही है, वहां पॉल्यूशन कर रही है, वहां पेड़ पौधे नहीं लगा रहे, और पेड़ पौधे ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहां ऑलरेडी बहुत ग्रीनरी है। भाई लोकल एरिया में प्रीफरेंस दो पहले एक्टिविटीज का, दूसरा लोकल एरिया में प्रीफरेंस दे रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं नेशनल प्रायोरिटीज के लिए भी काम करिए। दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज फॉर द सीएसआर ऑब्लिगेशंस ऑफ 5 करोड़ और मोर। इनका कहना है अगर किसी पर्सन का प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि उसका जो सीएसआर का खर्चा जो कैलकुलेट होता है, उसे जो खर्च करना है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा खर्च करना है, तो ऐसे खर्चे का क्या इंपैक्ट पड़ा ये भी देखना जरूरी है। मान के चलो किसी को सीएसआर में 10,000 रुपए खर्च करने थे, किसी का प्रॉफिट ही इतना आया, तो उस पर इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। जिसको 5 करोड़ या उससे ज्यादा खर्च करने, देखो वो खर्चा कहां कर रहा है और उसको कुछ फायदा भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बात क्लियर है ना। तो वहां इंपैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए, इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी फॉर द सीएसआर ऑब्लिगेशन ऑफ 5 करोड़ और मोर। अगले मुद्दे पे चलते हैं बच्चों,
रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज ऑन एमसीए पोर्टल। मैंने आपसे क्या बोला कि सीएसआर कंपनी बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है और बहुत प्रॉफिट कमाया, उसका सर्टेन सा परसेंटेज खर्च करना है कहां पर, सीएसआर पर। बात क्लियर? तो सीएसआर पर जब खर्च करना उसके लिए भी बहुत सारा माइंड लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक्टिविटीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल काम होता है कंपनीज के लिए। तो कई बार क्या करते हैं वो लोग सीएसआर के खर्चे के लिए कुछ एजेंसीज को फाइंड आउट करते हैं कि पैसा हमारा रहेगा, आप पब्लिक वेलफेयर में काम करो लेकिन हमारे नाम से काम करो। तो सीएसआर एजेंसीज की अगर हम बात करते हैं, जो जिन्हें कई बार हम इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज के नाम से जानते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमसीए पोर्टल पर कि कंपनीज को इजीली वो पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज आपको मिल जाएं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज ऑफ एमसीए पोर्टल, सीएसआर से कनेक्टेड जो इंप्लीमेंटेशन एजेंसी होंगी उनका एमसीए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। द अदर रिकमेंडेशंस इंक्लूड, इनका कहना है कि इसके अलावा भी कुछ रिकमेंडेशंस थी, जैसे डेवलपिंग अ सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल टू कनेक्ट कंट्रीब्यूटर्स, बेनिफिशियरी एंड एजेंसीज। इन्होंने बोला एक सीएसआर का ऐसा पोर्टल बनाओ, जैसे आपका एक फेसबुक पोर्टल होता है ना, उसमें कौन कौन मिलता है, आप और आपके मित्र और आपके रिलेटिव्स जो दूर दराज रहते हैं। हम फेसबुक पे कई बार आपस में एक दूसरे की आईडी से अटैच हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, कनेक्टिविटी बन जाती है। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन करना पड़ता है हम कर देते हैं। व्हाट्सएप से भी क्या कनेक्टिविटी बन रही है, सेम में इन्होंने कहा एक पोर्टल बनाओ। किसके लिए पोर्टल बनाओ? सीएसआर के एक्सचेंज के रिगार्ड में, जहां पर सीएसआर का बेनिफिट जिनको जाना है, सीएसआर के काम को करने के लिए जो एजेंसी हैं या फिर जो कंपनीज या जो कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने पैसा खर्च करवाना है, वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाए, ऐसा एक पोर्टल बना दो। अलाउइंग सीएसआर इन सोशल बेनिफिट बॉन्ड, प्रमोटिंग द सोशल इंपैक्ट कंपनीज। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि सोशल बेनिफिट बॉन्ड्स में पैसे को लगाना अलाउ कर दो। सोशल बेनिफिट बॉन्ड्स का मतलब है कि इनको आप परचेज कर लो, इनके बदले आप पैसा दे दो और उस पैसे को सोसाइटी के बेनिफिट में खर्च किया जाएगा। थर्ड पार्टी असेसमेंट फॉर मेजर सीएसआर प्रोजेक्ट, इनका कहना है जो बड़े बड़े सीएसआर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका असेसमेंट किसी थर्ड पार्टी से कराना चाहिए, क्या वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके बाद इन्होंने अगेन आपके लिए एक पर्टिकुलर वेब एड्रेस यहां पर दिया हुआ है, एक यूआरएल जिसे कह सकते हैं यूआरएल दिया हुआ है। इस यूआरएल पर जाकर के और भी आप डिटेल जानकारी ले सकते हो। अगेन मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा कि हमको थोड़ा सा अपने मटेरियल से बाहर भी जाने की जरूरत पड़ सकती है, बाहर की थिंग्स को भी देखना पड़ सकता है, लेकिन जितना मैं आपको करा रहा हूं वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। जहां जहां मुझे फील होता है कि यहां बाहर से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ऑलरेडी मैं वहां पर एडिशनल थिंग्स आपको टाइम पर डिलीवर कर दूंगा। आपको खुद से कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम मेरा है। मैं आपको कंटेंट बना के दूंगा, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, समझना और मगअप करना, उसके बाद कुछ भी नहीं सोचना। बेकार की इधर उधर की अफवाहों पर कुछ लोग जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और उनको जवाब बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से दें कि हमको जो कंटेंट मिल रहा है वो एग्जैक्टली मटेरियल ही मिल रहा है, और साथ ही साथ में जो स्पेशल थिंग्स एडिशनल कराए जा रहे हैं वो सारी चीजें हमको डिलीवर हो रही हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा अगले कमेटी की ओर।